हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के आया है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 5 क्लास कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो आप जाइएगा और पूरा क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। आज का जो हमारा क्लासेस रहने वाला है, जो प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे उसी का कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। 6th 1 क्लास रहने वाला है। तो अभी तक भी किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर डील किया था उसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन डील किए थे। आज हम 26 से नंबर से क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो सबसे जो फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 26 का नंबर का क्वेश्चन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिया बिफोर द चाइल्ड एक्सपीरियंस द पेन और बिफोर द सर्जरी इज परफॉर्म सो डेट द sensory activation and changes in the pain pathway of the peripheral and the central nervous system can be controlled is called as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि बच्चे को दर्द अनुभव होने से पहले, सर्जरी से पहले एनाल्जेसिया दिया जाता है तो परफॉर्म सो दैट द सेंसरी एक्टिवेशन एंड चेंज द पेन पाथवे। यदि किसी को चेंज कर देते हैं, मतलब उसको एनाल्जेसिया दिया जाता है और उसका पेन जो पाथवे होता है वो मतलब पेन उसको कम्प्लीटली थोड़ा कम होने देखने को मिलता है। ठीक है। ऑफ द पेरिफेरल एंड द सर्दन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी कंट्रोल इज कॉल्ड एज। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हम एनाल्जेसिया देते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसका जो ऑप्शंस हमको देखने को मिले थे, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देखने को मिला था, बैलेंस एनाल्जेसिया देखने को मिला था, प्रीमेटिव एनाल्जेसिया देखने को मिला था और रीजनल एनाल्जेसिया मिला था। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, फोर्थ थर्ड वन ऑप्शन वाला राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। प्रीमेटिव एनाल्जेसिया इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। रीजनल एनाल्जेसिया अलग होता है, बैलेंस एनाल्जेसिया अलग होता है, मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया अलग होता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट वन आंसर इज द प्रीमेटिव एनाल्जेसिया। इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पढ़िएगा अच्छे से। अ सडन लाउड नॉइस कॉसेस अबडक्शन ऑफ द आर्म एंड द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, हैंड रिमेन क्लेंच, disappear by 4th month of age, this reflex in newborn is called as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स का नाम बताना है। ठीक है। कौन सा रिफ्लेक्स है। यदि हम एक तेज आवाज में बच्चे को बात करते हैं तो अबडक्शन ऑफ द आर्म करता है एंड फ्लेक्स द एल्बो करता है। ठीक है। एंड हैंड रिमेन क्लेंच रह जाते हैं, डिस्पेयर बाय द, और जो ये रिफ्लेक्स है वो 4 मंथ में क्या होता है, डिसअपेयर भी हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए स्टार्टेड रिफ्लेक्सेस रहेगा क्या आंसर, मोरो रिफ्लेक्सेस रहेगा क्या, एक्सटेंशन रिफ्लेक्स रहेगा क्या, या पेरेज रिफ्लेक्स रहेगा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यदि हमारा जो क्या बोलते हैं सडन लाउड और नॉइस की वजह से बच्चे का क्या है अबडक्शन हार्म और फ्लेक्स एल्बो फ्लेक्स हो जाता है, तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो स्टारलेट फ्लेक्सर स्टारलेट रिफ्लेक्सस देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये 4 मंथ में क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपेयर भी 4 मंथ में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स नहीं होता है, एक्सटेंशन रिफ्लेक्स नहीं होता है, फ्रीजर रिफ्लेक्स भी नहीं होता है। जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टारलेटेड रिफ्लेक्सेस, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द चाइल्ड इज डायग्नोज विद अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस बट द पेरेंट्स एक्ट एज इफ द डिसऑर्डर डजंट एग्जिट और द अटेम्प्ट टू ओवर कंपनसेट फॉर द चाइल्ड इज कॉल्ड एज। तो ये क्या है, मतलब किसी बच्चे को डायग्नोसिस हुआ है लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से, बट उसके पेरेंट्स कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे डजेंट अटेम्प्ट टू ओवरकम फॉर द चाइल्ड कॉल्ड एज। तो मौजूद में ये बच्चे के लिए अधिक क्या होगा, इसके लिए बच्चे मतलब पेरेंट्स के लिए क्या यहाँ पे इंडिकेशन होगा कि पेरेंट्स क्या मान रहे हैं। ठीक है। बार्गेनिंग कर रहे हैं क्या पेरेंट्स, या रिजेक्शन कर रहे हैं क्या, या ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस कर रहे हैं क्या, या डिनाइल कर रहे हैं। तो मतलब देखो एक चीज़ है, व्हेन द चाइल्ड इज डायग्नोज विद द लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस बट द पेरेंट्स
स्टूडेंट्स एक्ट एज अ इफ़ द डिसऑर्डर डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो डिनाइल कर रहा है, ठीक है। तो लिए इसके लिए जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स डिनाइल, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ये डाबडा, ये इसके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखा जाता है, तो जो इसका आपको पैटर्न देखने को मिलता है, कभी कभी पैटर्न भी पूछ लिया जाता है। डाबडा करके हम बोलते हैं ना, डाबडा याद आपने सुना होगा, सुन के रखा हो, कुबलर रोज थ्योरी होता है, जिसमें कि हम ये डाबडा का देखते हैं पर्सन क्या करता है, डाबडा का डिनाइल करता है, एंगर करता है, बार्गेनिंग करता है, देन एक्सेप्टेंस करता है। ऐसे सीरियल वाइज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको डिनाइल देखने को मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने वाले NHA मध्य प्रदेश में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल था बट एक लैंग्वेज बना के पूछ लिया, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम 29 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक्यूमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट विद इन द ब्लड इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या पूछा गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट विद इन द ब्लड इज कॉल्ड एस। तो यूरीमिया रहेगा क्या आंसर, एजुटीमिया रहेगा क्या, फोस्फोटोमिया रहेगा क्या, या हाइपरविनिया रहेगा क्या। यह पूछा गया है एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट विद इन द ब्लड। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का विद इन में ब्लड में एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है। तो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा एजुटीमिया, ठीक है। एजुटीमिया इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। यूरीमिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। यूरीमिया क्या होता है, यूरीमिया के देखने को ब्लड इन यूरिन देखने को मिला। फॉस्फेटीमिया क्या होता है, फॉस्फेट इन द ब्लड देखने को मिलता है। हाइपर एमीनिया, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो एजुटीमिया देखने को मिलेगा। एजुटीमिया में क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट आपके ब्लड में एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। 13 का नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी थेराप्यूटिक ड्रग एंड द क्रेनियल इरिटेशंस। यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉमन कीमोथेरेपी ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है एंड द क्रेनियल इरिटेशन क्या है, ठीक है। एलोपेशिया होगा क्या, क्या गिगांटिज्म होगा क्या, यूरीमिया होगा क्या, हाइपरनेट्रीमिया होगा क्या। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए कि जो हमारा कीमोथेरेपी ड्रग होता है उसका सबसे मेन कॉमन कोस्ट साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एलोपेशिया देखने को मिलता है। मतलब आपके जो हेयर है, क्या होता है बच्चों, एलोपेशिया में क्या कंडीशन होती है, आपके हेयर का लॉस होने लगता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या होता है बच्चों, हेयर का लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से उसको कंडीशन को आपको एलोपेशिया कहा जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपकी हेड के पूरे हेयर क्या है धीरे धीरे क्या है गायब हो जाने लगते हैं, ठीक है। एलोपेशिया इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें हम गिगांटिज्म, आपको देखने को मिलता है हार्मोनल डिस्टॉर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसमें गिगांटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। यूरीमिया, गिगांटिज्म और एक और होता है उसकी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यूरीमिया देखने को मिलता है, अभी जैसा मैंने बताया यूरिन इन द ब्लड होता है। हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसकी कंडीशन देखने को मिलती है। गिगांटिज्म का मैंने आपको बता दिया कि क्या हो जाता है, इसमें आपका ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाता है बच्चों, एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका हाइट इंक्रीज देखने को मिल जाता है, ठीक है। वही बात करें हम हाइपरनेट्रीमिया, मतलब हाइपरनेट्रीमिया का कंडीशन में किस में आती है कि इंक्रीज सोडियम लेवल आपका इंक्रीज देखने को मिल जाता है, ठीक है। सोडियम कितना होता है 135 से लेकर तो 145 आपको नॉर्मल रेंज में देखने को मिलता है। बट क्या होता है कि हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि सोडियम का अमाउंट आपके ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजोथाइजिपाम आर यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेंजोथाइजिपाम सभी रीजन में दिया जाता है किसी एक को छोड़ के, ठीक है। तो हाइपोनोटिक्स से देता है क्या, हिप्नोनोटिक्स से रहता है क्या, एंटी कन्वलसेंट टू प्रिवेंट डेलीरियम, और थर्ड वन ऑप्शन है
एडजेक्टिव थेरेपी फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल स्पाज्म और एंटी मेटाबोलाइट एजेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स होता है तो भी बी कैन गिव द बेंजोथाइजिपाम एंड एंटी कन्वल्सेंट है तो प्रिवेंट इंजुरी से करने के लिए भी दिया जाता है। एड्जुकेशन थेरेपी के लिए भी किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट हो जाता है तो। पर ये वही बात करें हम, या एंटी मेटाबोलाइट एजेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता, एंटी मेटाबोलाइट एजेंट ये नहीं होता है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि भाई तीन ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, किसी एक को छोड़ के तो एंटी मेटाबोलाइट ऑप्शन नहीं है, इसके लिए राइट वन नहीं देने वाला है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फिर अगेन एक्सेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फ्लोरोक्विनिन के निम्नलिखित में से सभी विशेष हैं किसी एक को छोड़ के। हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। एक है एजेंट वाइड रेंज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल और इन इंटरफेरेंस विद द बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेशंस इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पे राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसिस, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। एक एजेंट रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया साइडल भी रहता है और इन्वॉल्व इन द सेल बॉल सिंथेसिस में ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। 33 नंबर के क्वेश्चन का हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा रहने वाला है। क्या जो ह्यूमिलिन आर है, क्या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहता है क्या, या ग्लेरिन रहता है क्या, या नोवोलिन रहता है क्या, या डेरेमिल रहता है क्या। तो जो शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन रहता है वो क्या रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द शॉर्ट इंसुलिन इज अ ह्यूमिलिन आर रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ह्यूमिलिन आर रहता है, जिसमें क्या होता है शॉर्ट टाइम, वो छोटे ही टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा लंबा सही नहीं देता है, शॉर्ट एक्टिंग टाइम के पीरियड में ही आपका क्या है इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है फिर, ठीक है। मूव ऑन करते हैं 34th नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एंटी हिस्टामिन्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिन्स। तो डायमॉक्स रहता है क्या, या फ्लोरो माइड रहता है क्या, या किया रिलैक्स किएक्सेलेट रहता है क्या, या सेट्रिजाइन रहता है क्या। तो यहाँ पे पूछा गया है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या होता है, एंटी हिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन रहता है तो जो सिट्रजिन, हमारा जो सिट्रजिन रहता है एंटी हिस्टामिन में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, एंटी हिस्टामिन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 34th जो नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 34th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए जो राइट वन आंसर आपको सिट्रजिन देखने को मिलेगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 35 नंबर के क्वेश्चन है, एनी वेस्ट डेट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और द इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल और द रिसर्च एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनी वेस्ट डेट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। भाई कौन सा वेस्ट है जो जिसमें तो कहते हैं हम ड्यूरिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एनिमल और द रिसर्च एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोला जाते हैं, तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जितना भी हॉस्पिटल टाइम के बाद जो वेस्ट निकलता है, हम किसी भी पेशेंट का ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, सर्जरी करते हैं, जो भी हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो किस में आता है कि वो बायोमेडिकल वेस्ट की कंडीशन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करें हम 36 नंबर के क्वेश्चन का, द ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट हैज़ टू बी डन फॉर रिसाइकल वेस्ट इज़। तो यहाँ पे पूछा गया कि रिसाइकल वेस्ट कौन सा होता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट हैज़ टू बी डन फॉर द रिसाइकल वेस्ट, ठीक है। तो उसका रिसाइकल वेस्ट क्या होता है, वॉशिंग एंड द ड्राइंग होता है क्या, ऑटोक्लेविंग एंड द इंसिनरेशन होता है क्या, स्टरलाइजेशन एंड द डिसइंफेक्शन होता है क्या, क्लीनिंग एंड द फुमिगेशन होता है क्या, ठीक है। तो ये जो उपचार में किया जाता है वो क्या कहता है, ऑटोक्लेविंग एंड द इंसिनरेशन किया जाता है, क्या क्या किया जाता है कि ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन में किया जाता है। जो ऑटोक्लेविंग होते हैं हमारे, उसमें रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, रिसाइकल करके रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन, ठीक है।
ऑटोक्लेविंग के रिगार्डिंग। और यदि बात करें हम माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोक्लेविंग का आपको अच्छे से पता है कि वी शुड सेट द टेम्परेचर एंड द कंडीशन रख देते हैं कि इतने टाइम के लिए हम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस में 121 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा अच्छे से ऑटोक्लेविंग आप करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। ऐसे ऑटोक्लेविंग के रिगार्डिंग भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम में। ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन 101% आपको आता ही है। और आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश के एनएचएम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एनएचएम मध्य प्रदेश में, ठीक है। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज डिस्पोज इन द ब्लैक कलर बिन। तो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होता है ब्लैक, सबसे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। सबसे ये है कि उसमें पूछा गया है कि ब्लैक डस्टबिन में हम क्या पुटअप करते हैं, रिसाइक्लेबल वेस्ट ही पुटअप करते हैं क्या, या एनाटॉमिकल वेस्ट पुटअप करते हैं क्या, जर्नल वेस्ट पुटअप करते हैं क्या, ट्यूबिंग ओनली। तो ये बात करें हम सबसे पहले यदि बात करते हैं जो जो इसके लिए राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। तो राइट वन आंसर आपको जर्नल बेस्ड देखने को मिलेगा। जो आपका जर्नल बेस्ड होता है वो हम किस में करते हैं, ब्लैक में करते हैं। किस में करते हैं, तो वो जर्नल बेस्ड होता है जो हम किस में करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम ब्लैक में करते हैं। जो रिसाइकेबल होता है, मतलब आपका ट्यूबिंग वगैरह हुआ, रिसाइकल जो होता है उसको हम किस में करते हैं, रेड वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। और एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो आपको किस में करते हैं, तो जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है स्टूडेंट्स हम उनको येलो में डिस्कार्ड करते हैं। किस में करते हैं, येलो में डिस्कार्ड करते हैं। जैसा हमारा ह्यूमन जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट होता है ब्लड से, उसमें ब्लड वगैरह के जो कंटेन रहते हैं उसको भी हम किस में करते हैं, तो एनाटॉमिकल वेस्ट हुआ आपका, ब्लड रिलेटेड हुआ वो उसको भी हम येलो में करते हैं। और याद रखना है आपका प्लेसेंटा भी किस में करते हैं, हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, कभी कभी सीधे ही एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और ट्यूबिंग ओनली तो हम इसमें करते हैं, ठीक है। और जो शार्प कंटेनर होता है वो किस में करते हैं, वाइट और ब्लू में करते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, जो शार्प वगैरह होता है उसमें करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग, कलर कोडिंग के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाना है। ये यूनिवर्सल को एमसीक्यू होते हैं, किसी भी फॉर्म में लैंग्वेज बना के आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार और बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से याद रखना है कि येलो में हम एनाटॉमिकल वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं। और जितने भी प्लास्टिक आइटम होते हैं जो रिसाइकेबल यूज़ होते हैं वो किस में करते हैं, हम उसमें करते हैं रेड वाले में, ठीक है। और ब्लैक में क्या करते हैं कि जो जनरल वेस्ट रहता है ब्लैक में करते हैं, ठीक है। शार्प वाले में वाइट या ब्लू में शार्प में करते हैं अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल बेस्ड। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे बायोमेडिकल बेस्ड के रिगार्डिंग 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने वाले एनएचएम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट है। तो लेबोरेटरी वेस्ट रहता है क्या, ऑपरेशन वेस्ट रहता है क्या, नर्सिंग होम वेस्ट रहता है क्या, शॉपिंग मॉल वेस्ट रहता है क्या। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो लेबोरेटरी वेस्ट ओबियसली हमारे किस में आता है, लेबोरेटरी वेस्ट किस में आता है, तो लेबोरेटरी जो हमारा वेस्ट होता है वो अब ऑलवेज कंसिडर किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट में। ऑपरेशन थिएटर से जो वेस्ट निकलता है वो भी हम किस में करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर किया जाता है। और नर्सिंग होम से जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम बायोमेडिकल वेस्ट में ही कंसिडर किया जाता है। पर जो शॉपिंग मॉल का वेस्ट रहता है वो हम कोई कंसिडर नहीं किया जाता। तो राइट वन आंसर आपका शॉपिंग मॉल रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, राइट वन आंसर आपका शॉपिंग मॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ऑटोक्लेविंग एंड द, फिर अगेन ऑटोक्लेविंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ऑटोक्लेविंग एंड द माइक्रोवेविंग आर डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिकल वेस्ट। तो देखो अगेन रिपीट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये कि ऑटोक्लेविंग एंड द माइक्रोवेविंग आर डन फॉर द विच, जो ऑटोक्लेविंग करते हो
माइक्रोवेविंग करते हैं वो कौन से बायोमेडिकल वेस्ट की कंसिडर में किया जाता है? क्या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में किया जाता है क्या, या रिसाइकेबल कंटामिनेटेड वेस्ट में किया जाता है क्या, या साइटोटॉक्सिक ड्रग में किया जाता है क्या, या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट में किया जाता है? जो ऑटोक्लेविंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो ऑटोक्लेविंग किस में किया जाता है कि जो हमारे रिसाइकेबल यूज जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक के कुछ रिसाइकल होते हैं, उनको यूज़ करके वापस हम उसको स्टरलाइजेशन करके ऑटोक्लेव करके वापस से रीयूज़ में लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर देखने को मिलेगा आपको रिसाइकलेबल कंटामिनेटेड वेस्ट है, ठीक है। जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑटोक्लेव में दो चीज़ें ही आती हैं, रिसाइकलेबल कंटामिनेटेड वेस्ट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक नहीं होता है, ये ड्रग के रिगार्डिंग होता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग आपको देखा होगा ड्रग के, और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में आता है? आपका येलो में देखने को मिलता है, ठीक है, येलो में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इन सब चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और बायोमेडिकल और बेस्ट के रिगार्डिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जितने भी आपको प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, आपका बायोमेडिकल बेस्ड हुआ है, कैसे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट का केयर करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अप्लाइड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एस। तो यदि आपका इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल हो रखा है, ठीक है, क्या हो रखा है? इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल मतलब आपको सेंस है, मतलब उसका क्षमता ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोमनिया बोलेंगे क्या, हाइपोसमिया बोलेंगे क्या, हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, एनोरेक्सिया बोलेंगे क्या? तो सबसे पहले बात कर लें, एनोरेक्सिया क्या होता है? आपको भूख, ये किस में आता है? एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपको वोमिटिंग वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है। आपने सुन के रहा होगा एनोरेक्सिया, बुलिमिया एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो ये चीज़ें दी देखने को मिलती है, तो ये एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये इसके लिए राइट आंसर नहीं होता है। एनोरेक्सिया की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? जिसमें आपको उल्टी वगैरह का ऐसा सेंसेशन होता है, उल्टी वगैरह का सेंसेशन फील होता है, बट वॉमिटिंग नहीं होता है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? जिसमें आपका ब्लड का ऑक्सीजन का अमाउंट का आपको कम देखने को मिलता है इन द ब्लड में, ठीक है। हाइपोजीमिया क्या देखने को मिलता है? हाइपोजीमिया देखने को मिलता है, और हाइपर सोमनिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा हाइपर सोमनिया, राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो और भी ऑप्शन है उनके बारे में मैंने डील करवा दिया, एनोरेक्सिया का आपको बता दिया, ठीक है। एनोरेक्सिया का मैंने बता दिया, हाइपोक्सीमिया का बता दिया, हाइपोसीमिया का बता दिया, और हाइपर सोमनिया का बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। पढ़िएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। The skin infection that extend into the deeper dermis and the subcutaneous tissue and cause deep red erythema without sharp border that spread widely through tissue species is called as। तो यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्किन इन्फेक्शन डेट एक्सटेंड इनटू द डीपर डर्मिस, मतलब जो किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया है और उसका डीपर डर्मिस लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द कोज द डीप वेन रेरिथमिया तक पहुँच गया, तो उसकी कंडीशन को हम विदाउट शार्प बॉर्डर, तो इसके लिए क्या है? टिश्यू स्पेसिस इज कॉल्ड एस। तो ठीक इसके लिए राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो यदि इस आपका स्किन में क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है और डीपर लेयर तक पहुंच गया है, सबक्यूटेनियस तक पहुंच गया है, और कोज द डीप रेड एरिथमिया कर रहा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए थे, एरिथमिया राइट आंसर रहने वाला है क्या? परप्यूरिया है क्या? सेलुलाइटिस है क्या? या ऑल ऑफ द अबोव रहने वाला है क्या? तो सेलुलाइटिस हो रखा है, ठीक है। जो यहाँ पे राइट वन आंसर देखा गया था हमारा, सेल्यूलाइटिस देखा गया था। क्या देखा गया था? सेल्यूलाइटिस, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिला है, ठीक है। एरिथमिया, ठीक है, एरिथमिया तो खुद कंडीशन में हो रखा है, परप्यूरिया देखने को मिलेगा, सेल्यूलाइटिस देखने को मिलेगा। सेल्यूलाइटिस का क्या मतलब? इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन द सेल्स, ठीक है। किस में हो जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द सेल्स में के लिए हम बोला जाता है, सेल्यूलाइटिस के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एरिथमिया का क्या मतलब होता है? रेड पैचेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर द एक्यूट इंटरवेंशन टू ट्रीट द कोज ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशन ऑफ द टू ट्रीट द कोज ऑफ द एनीमिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो एनीमिया को सारी कंडीशन में ट्रीट किया जा सकता है, किसी एक को छोड़कर। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किया जा सकता है क्या, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी देकर किया जा सकता है क्या, या आरबीसी रिप्लेसमेंट थेरेपी देके किया जा सकता है क्या, या एडमिनिस्ट्रेशन आईबीआईजी से किया जा सकता है क्या। तो जो हमारा बात करें हम यदि एनीमिया का, तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कितने से लेस हो जाता है, तो आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम एमजी डेसीलीटर से क्या हो जाता है स्टूडेंट से वो कम हो जाता है। तो उसको उसको हम किस में एनीमिया की कंडीशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी देना पड़ेगा और आरबीसी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा जो राइट बना आंसर देखने को मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन आईबीआईजी रहने वाला है। ठीक है, ये इस टाइप का नहीं होता है, तीनों कंडीशन में हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, बस एक कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग आईबीआईजी रहने वाला है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज। यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या रहने वाला है, तो ऑटोक्रेटिव रहता है क्या, डेमोक्रेटिव रहता है क्या, ब्यूरोक्रेटिव रहता है क्या, लिसाइल फेयरसेट रहता है क्या। तो यहाँ पे जो वो लीडरशिप रहता है वो कितना डेमो कितना रहता है, डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, तो आपको डेमोक्रेटिक में देखने को मिलता है। मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप आपका क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप आपको इफेक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द नर्सिंग केयर प्रोवाइड फ्रॉम द चार्ट एंड फाइल ऑफ अ डिस्चार्ज इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक डिस्चार्ज के चार्ट और फाइलों से प्रदान की गई नर्सिंग देखभाल की मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है। कंक्यूरेट अडल्ट होता है, क्लिनिकल इवोल्यूशन होता है, रेट्रोस्पेक्टिव अडल्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो इसके लिए एक जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट देखने को मिलेगा। किस क्या देखने को मिलेगा, एस्पेक्टिक ऑडिट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, मतलब हम आगे का सोच के कर रहे हैं। ठीक है, आगे का सोच के कर रहे हैं। रेट्रो मतलब बिहाइंड। ठीक है, किस में होता है, रेट्रो मतलब आपका किस में देखने को मिलता है, बिहाइंड। आपने सुन के रखा होगा रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, किडनी। तो इस टाइप का यही है कि मतलब हम पेशेंट का देखभाल करने के लिए उसको पहले ही बाद की कंडीशन को एक फाइल फॉर्म में डिस्चार्ज के बाद रखते हैं। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्स पेशेंट्स असाइनमेंट इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्स पेशेंट असाइनमेंट इज टू प्रोवाइड बेस्ट एंड द सेफेस्ट केयर टू द पेशेंट्स, टू रिड्यूस पेशेंट्स बिल्स, टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड बेस्ट एंड द सेफेस्ट केयर टू पेशेंट्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्स का क्या ये है कि सबसे बेस्ट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना ही इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। टू रिड्यूस पेशेंट बिल नहीं होता है क्या, टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे नहीं होता है, बट बात करें हम टू प्रोवाइड बेस्ट एंड द सेफेस्ट केयर टू द पेशेंट्स, ऑलवेज कंसिडर करना है कि हमको पेशेंट को सबसे बेस्ट केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके NHM जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में वो क्या पूछा गया था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अच्छे से पढ़ना है, नर्सिंग के फाउंडेशन के क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे ही। द प्रोसेस ऑफ द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इज। तो ऑर्गेनाइजिंग रहता है क्या, कंट्रोलिंग रहता है क्या, इवैल्यूएटिंग रहता है क्या, या प्लानिंग रहता है क्या। तो सबसे पहले बात की जाए द प्रोसेस ऑफ द डिसाइडिंग इन एडवांस। यदि हम किसी भी चीज़ को करने से पहले एक प्लान बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ये कंडीशन किस में आती है, आपको प्लानिंग में देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता है, ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजिंग में आपको स्टाफिंग वगैरह सबकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कंट्रोलिंग मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इवैल्यूएटिंग क्या होता है कि मतलब आफ्टर कंप्लीट करने के बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जो किया है वो सही है, उसका क्या रिजल्ट मिला है, क्या आउटकम हमको देखने को मिलेगा। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम एडवांस में ही करते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं।
तो ये चीज़ किस में आती है, प्लानिंग में आती है। ठीक है, बात करें हम 47 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आने वाले एग्जाम में, वो क्या पूछा गया था। ठीक है, पेशेंट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस आर नॉट एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस निदान वाले मरीज को इंटेंसिव केयर में भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब यही पूछा गया है कि वह कौन सा पेशेंट है जिसको हम आईसीयू में नहीं रखेंगे। ठीक है, कंजेनाइटल कंडीशन हो रखा है तो नहीं रखेंगे क्या, शोक हो रहा है तो नहीं रखेंगे क्या, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है तो नहीं रखेंगे, अल्टर मेंटल स्टेटस है तो नहीं रखेंगे। तो राइट वाला आंसर इसके लिए देने वाला है, यदि कंजेनाइटल कंडीशन है तो ऑब्वियसली हमको रखना पड़ेगा, शोक की कंडीशन है तो भी रखना पड़ेगा, अल्टर मेंटल स्टेटस है तो भी रखना पड़ेगा। पर जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है उसको नहीं रखेंगे, इसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट वाले पेशेंट को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। काउंसलिंग इन पेशेंट विद द सीओपीडी रिगार्डिंग स्मोकिंग सीजेशन इज वाइटल बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि काउंसलिंग ऑफ पेशेंट विद द सीओपीडी रिगार्डिंग स्मोकिंग सीजेशन इज वाइटल बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, धूम्रपान बंद करने के संबंध में सीओपीडी के मरीजों की परामर्श देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टू क्योर द कंडीशंस it is only way to slow and the progression of the disease, to promote health of the family members, to prevent illness in children। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो इसके लिए राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है, इट इज़ द ओनली वे टू स्लो द प्रोग्रेस ऑफ द सीजेशन। मतलब यहाँ पे है कि यदि हम किसी भी पेशेंट को स्मोकिंग को बोल रहे हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं लेना है, सीओपीडी वाले पेशेंट को बोलना है, तो इट इज़ द ओनली वे टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज़। मतलब इससे हम किसी भी डिसीज़ को प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट वन आंसर आपका ये रहने वाला है। ठीक है, बात करें हम 49 नंबर के क्वेश्चन का, क्या पूछा गया है, अ पेशेंट विद द मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर विल हैव इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो बिटवीन द। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी पेशेंट का मिट्रल वॉल्व होता है कि वह क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, तो जो उसका ब्लड फ्लो है वो बिटवीन में किस में देखने को मिलेगा। तो राइट एट्रियम एंड द किस में देखने को मिलेगा, तो आपका हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, आपको हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि हार्ट में आपको कितना, देखो बच्चों अच्छे से बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, आपका हार्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको कितने चैम्बर मिलते हैं, 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा क्या, इनमें देखने को मिलेगा क्या, या लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलेगा क्या, क्या इनमें देखने को मिलेगा क्या, या राइट एट्रियम एंड द वेना कावा में देखने को मिलेगा। तो राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा, आपको लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलेगा। यदि मिट्रल वाल्व का यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, यदि बात करें कि यहाँ पे आपको मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, यदि ये वाला आपका जो क्या बोलते हैं बॉल्व ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे के दोनों का ब्लड क्या होता है, आपको मिक्सअप देखने को मिलेगा। फिर क्या है कि जो आपका ब्लड है यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, दोनों ही चैम्बर में आपको ब्लड देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो यह देखने को मिलेगा कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है आपका मिक्सिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम 50 नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, क्या पूछा है, द प्रायोरिटीज केयर टू बी प्रोवाइड टू आ पेशेंट्स विद द सस्पेक्टेड एक्यूट वर्टिक डिसेंटेशन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है कि द प्रायोरिटी केयर ऑफ द प्रोवाइड टू द पेशेंट विद द सस्पेक्टेड एक्यूट एरोटिक डिस्टेंशन के लिए यहाँ पे क्या आपका केयर रहने वाला है, और सबसे मेन जो फोकस है वो क्या रहने वाला है। तो क्या करेंगे, प्रोमोट स्लीप करेंगे क्या, कंट्रोल ब्लड प्रेशर करेंगे क्या, या इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रक्टिबिलिटी करेंगे क्या, या रिड्यूस एंजाइटी करेंगे क्या। तो यहाँ पे हमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एयोटिक क्या हो रखा है, एक्यूट एयोटिक डिस्टेंशन हो रखा है, मतलब एक्यूट एयोटिक डिस्टेंशन हो रहा है, तो उसमें सबसे जो मेन होता है हमें क्या करना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ठीक है,
क्या करना है। तो सबसे जो मेन होता है वो हमें क्या करना है बच्चों, ब्लड प्रेशर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसके लिए जो राइट वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा कि हमें ब्लड प्रेशर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आई होप आपको हमारे जो 25 क्वेश्चन हमने डील करवाया आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत समझ में आए होंगे। ठीक है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनएचएम मध्य प्रदेश में। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, क्या एमसीक्यू का लेवल रहता है, किस टाइप के बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और यदि अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपसे मिस ना हो। और आप जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश एनएचएम को जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको क्लास ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और ये एनएचएम क्वेश्चन पेपर जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वो सबको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, बट जब दूँगा जब मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका जैसे ही ये कंप्लीट क्लासेस हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन पेपर भी आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। ठीक है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, ओनली मैसेज करना है। ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए और सभी अच्छे से अपना जॉब गेन कर पाए। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।